अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। हाइब्रिड वॉर और फिफ्थ जनरेशन वॉर में फर्क क्या है? क्या ये एक कॉन्सेप्ट है? नॉर्मली देखा जाए, अगर आप करंट अफेयर्स की डोमेन में देखें तो इसको एक ही कॉन्सेप्ट कंसिडर किया जाता है, लेकिन इसके अंदर बेसिकली डिफरेंस है। ये दो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन हाइब्रिड वॉर एंड फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर। हम देखेंगे इन दो कॉन्सेप्ट्स के अंदर क्या फर्क है। तो सबसे पहले मैं फिफ्थ जनरेशन वॉर के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करता हूं, उसके बाद हम देखेंगे कि इसमें और हाइब्रिड वॉर में क्या डिफरेंस है, और साथ में फिर आपसे एक दो केस स्टडीज भी डिस्कस करूंगा। व्यूअर्स, फिफ्थ जनरेशन वॉर का मतलब जंगों की पांचवी नस्ल, पांचवी जनरेशन। और हमें यह तासुर जाता है इस चीज से कि अगर ये जंगों की पांचवी नस्ल है तो इससे पहले जंगों की चार नस्लें, चार जनरेशन और भी होंगी। तो मैं आपको सबसे पहले बताता हूं कि वॉर का कॉन्सेप्ट कैसे ट्रांसफॉर्म हुआ फ्रॉम फर्स्ट जनरेशन टू फिफ्थ जनरेशन। तो हमें वहां से समझ आ जाएगी कि अच्छा, इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आज जो फिफ्थ जनरेशन का कॉन्सेप्ट है वो एक्चुअली है क्या। तो सबसे पहले जो फर्स्ट जनरेशन के अंदर जंगें लड़ी जाती थी, पहली नस्ल की जो जंगें थी, उनके दो फीचर्स थे। नंबर वन, एक कि दो ट्रेडिशनल राइवल्स आमने सामने आकर मैदान जंग में लड़ा करते थे। दो ट्रेडिशनल राइवल्स थे, आमने सामने आकर लड़ते थे, और वो प्रिमिटिव वेपन्स के साथ लड़ा करते थे, पुराने तलवारों के साथ। तीर अंदाज जो थे वो तीरों के साथ लड़ा करते थे। तो ये वेपन्स इस्तेमाल हुआ करते थे। दो ट्रेडिशनल राइवल्स आमने सामने लड़ रहे हैं और प्रिमिटिव वेपन से लड़े हैं। आप सल्लम ने जितनी भी जंगें लड़ी वो फर्स्ट जनरेशन वॉर। इसके बाद वॉर के कॉन्सेप्ट में मॉडर्नाइजेशन आई, और फिर आया सेकंड जनरेशन वॉर। सेकंड जनरेशन वॉर में राइवल्स तो अभी भी ट्रेडिशनल है, एक मुल्क को पता है मेरा दुश्मन कौन है, लेकिन वेपन्स मॉडर्नाइज हो गए। अब गन्स ने, बुलेट्स ने जगह ले ली जो प्रिमिटिव वेपन्स थे उनकी। और नेपोलियनिक वॉर्स हुई 1815 में, उसके बाद बैटल ऑफ वाटरलू, ये तमाम जंगें जहां पर गन्स इस्तेमाल हुई, बुलेट्स इस्तेमाल हुई, ये सेकंड जनरेशन वॉर कहलाती है। इसके बाद वॉर का कॉन्सेप्ट दोबारा मॉडर्नाइज हुआ, और फिर आया थर्ड जनरेशन वॉर। अब भी राइवल्स ट्रेडिशनल है, एक मुल्क को पता है मेरा दुश्मन कौन है, लेकिन अब जंग एक मैदान जंग में नहीं लड़ी जा रही। एक मुल्क एक बटन दबाता है और दूसरे मुल्क को तबाह कर देता है। राइज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, इमरजेंस ऑफ केमिकल वेपन्स। कि अब आपको कन्वेंशनल मेथड से जाकर मैदान जंग में लड़ने की जरूरत नहीं है, आप एक बटन दबाएंगे अपने दुश्मन को उड़ा देते हैं। हिरोशिमा नागासाकी, वर्ल्ड वॉर 2। इसके बाद फिर एक कॉन्सेप्ट दोबारा ट्रांसफॉर्मेशन आई वॉर के कॉन्सेप्ट में, दैट वाज कॉल्ड फोर्थ जनरेशन वॉर। फोर्थ जनरेशन वॉर ने वॉर का कॉन्सेप्ट ही चेंज कर दिया। इससे पहले जो तीन जनरेशंस में जंग लड़ी जाती थी, एक मुल्क को पता होता था कि मेरा दुश्मन कौन है। The rivals were ट्रेडिशनल राइवल्स होते थे। फोर्थ जनरेशन के कॉन्सेप्ट में जंग का कॉन्सेप्ट चेंज हो गया। एक शख्स आता है, वो एक बटन दबाता है, अपने आप को भी उड़ा लेता है, और साथ मासूम लोग मसाजिद में, मदारिस में, चर्च में, टेंपल्स में जो लोग इबादत कर रहे हैं उनको भी साथ ही उड़ा देता है। मासूम बच्चे, औरतें, खवातीन, बूढ़े, सब लोग फौत हो जाते हैं उसमें। राइज ऑफ टेररिज्म, राइज ऑफ नॉन स्टेट एलिमेंट्स। पहली तीन जंगों में आपको पता था आपका दुश्मन कौन है, अब आपको यह नहीं पता कि आपका दुश्मन कौन है, वो आप पे कब हमला कर सकता है, वो आपको किस स्ट्रैटेजी से हमला कर सकता है, वो आपको जो है किस मकसद से हमला कर सकता है। राइज ऑफ नॉन स्टेट एलिमेंट्स, टेररिज्म। अभी दुनिया इस मसले से निकल नहीं पाई थी कि एक और नया कॉन्सेप्ट आया वॉर का, एंड दैट इज फिफ्थ जनरेशन वॉर। फिफ्थ जनरेशन वॉर के दो एलिमेंट्स हैं। आज दुनिया को पता है कि दुनिया में हर मुल्क को पता है कि हम डायरेक्टली अपने दुश्मन से नहीं लड़ सकते, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट लड़ेंगे तो उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा होगी, फाइनेंशियल कॉस्ट बहुत होगी, ह्यूमन कॉस्ट बहुत ज्यादा होगी। क्या पता हमारे दुश्मन के पास न्यूक्लियर वेपन्स हो, वो हमारे ऊपर कोई न्यूक्लियर वेपन्स चला दे। तो आज एक मुल्क डरता है डायरेक्ट वॉर करने से। तो इसलिए
अब मुल्कों ने नए टूल्स दरियाफ्त कर लिए जिसे हम कहते हैं फिफ्थ जनरेशन वॉर। फिफ्थ जनरेशन वॉर में एक मुल्क की कोशिश होती है कि मैं दो टूल्स का इस्तेमाल करूं, प्रोपेगेंडा का और इंफॉर्मेशन का। इन दो टूल्स का इस्तेमाल करके मैं अपने मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर सकूं, मैं अपने टैक्टिकल ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर सकूं। तो आज मुमालिक बजाय इसके कि डायरेक्टली दूसरे मुल्क से लड़ें, वो दूसरे मुल्कों को, अपने दुश्मन मुल्कों को इंटरनेशनली इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए, प्रोपेगेंडा का इस्तेमाल करते हुए उनको मिलाइन कर रहे हैं, उनको इंटरनेशनली बदनाम कर रहे हैं, उनको इंटरनेशनली आइसोलेट कर रहे हैं, उनको अंदरूनी तौर पर कमजोर कर रहे हैं। द यूज ऑफ प्रोपेगेंडा एंड इंफॉर्मेशन वॉरफेयर टू अचीव योर टैक्टिकल, डिप्लोमेटिक एंड मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स। ये डेफिनेशन है इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर की। हाइब्रिड वॉर क्या है? हाइब्रिड वॉर इज द मिक्सचर ऑफ काइनेटिक एंड नॉन काइनेटिक measures against your rival to achieve your tactical, diplomatic and military objectives. हाइब्रिड वॉर क्या है? आप किसी दूसरे मुल्क में टेररिज्म फैला रहे हैं, दिस इज हाइब्रिड वॉर। हाइब्रिड वॉर क्या है? दो मुल्क किसी तीसरे मुल्क में जाकर लड़ रहे हैं, जैसे इंडिया और पाकिस्तान अफगानिस्तान में जाकर लड़ रहे हैं, अपने अपने ग्रुप्स को सपोर्ट कर रहे हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉक्सी वॉर्स। आप साइबर अटैक्स कर देते हैं अपने दुश्मन में, बैंकिंग चैनल्स को हैक कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स हैक कर लेते हैं। आप बायोलॉजिकल टूल्स को इस्तेमाल करते हैं, जैसे आजकल बात हो रही है कि कोविड भी शायद एक बायोलॉजिकल वॉरफेयर है। आप दूसरे मुल्कों में प्रोटेस्ट करवा देते हैं, कलर रेवोल्यूशंस जिनको कहते हैं। आप दूसरे मुल्क पे इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा देते हैं, इकोनॉमिकली उसको कमजोर करने के लिए। आप दूसरे मुल्क में रिजीम चेंज करवा देते हैं, जो अमेरिका की पॉलिसी रही है, इराक में सद्दाम हुसैन की गवर्नमेंट को गिरा दिया, रिजीम चेंज। दीज ऑल आर द मैनिफेस्टेशंस ऑफ हाइब्रिड वॉर। तो हाइब्रिड वॉर में आप काइनेटिक मिलिट्री मींस का और नॉन काइनेटिक मींस का इस्तेमाल कर रहे हैं। हाइब्रिड वॉर में ऑप्शंस हैं जंग लड़ने के लिए, लेकिन जो फिफ्थ जनरेशन वॉर है उसमें सिर्फ दो ऑप्शन है, इंफॉर्मेशन एंड प्रोपेगेंडा। तो पहला डिफरेंस हाइब्रिड वॉर और फिफ्थ जनरेशन वॉर में यह है कि फिफ्थ जनरेशन वॉर की डोमेन छोटी है, उसमें सिर्फ दो चीजें हैं, और हाइब्रिड वॉर की डोमेन बहुत बड़ी है। दूसरा डिफरेंस ये, अब मैं आपको केस स्टडी से समझाता हूं। आपने पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ अटैक्स देखे, उसमें कुछ बहुत हीनियस अटैक्स थे। पिछले कुछ अरसे में हमारे मुल्क में बहुत से सुसाइड बॉम्बिंग्स हुई हैं, लेकिन उसमें दो तीन अटैक्स जो थे वो बड़े प्रोमिनेंट थे। आपको याद होगा कुछ अरसा पहले, कुछ चंद साल पहले GHQ पे, हमारा जो मिलिट्री हेडक्वार्टर है, वहां पे अटैक हुआ। 7-8 लोग आए, उन्होंने GHQ पे अटैक कर दिया। ये उन 7-8 लोगों को पता था कि GHQ मिलिट्री हेडक्वार्टर में हम 7 लोग पाकिस्तान की इतने बड़े आर्मी यूनिट को तबाह नहीं कर सकते, ना हम इतने बड़े आर्मी यूनिट को हरा सकते हैं हम 6-7 लोग, उन्हें पता था। तो फिर उन्होंने अटैक क्यों किया? वो जो GHQ पे अटैक हुआ, टेररिस्ट अटैक, दैट वाज द टूल ऑफ हाइब्रिड वॉर। वो हाइब्रिड वॉर थी कि आपके दुश्मन ने GHQ पे हमला करवा दिया, लेकिन आपके दुश्मन ने उस हमले से क्या अचीव किया? आपके दुश्मन ने उस हमले के बाद इंटरनेशनली प्रोपेगेंडा किया कि पाकिस्तानी रियासत का सबसे बड़ा मिलिट्री यूनिट अगर उस पर अटैक हो सकता है तो पाकिस्तान की न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पे भी अटैक हो सकते हैं। अगर पाकिस्तान का इतना बड़ा मिलिट्री यूनिट सेफ नहीं है तो पाकिस्तान के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस भी सेफ नहीं है। लिहाजा पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस लगाई जाए, पाकिस्तान को कहा जाए अपने न्यूक्लियर वेपन्स खत्म करे। दिस इज फिफ्थ जनरेशन वॉर। आपने हाइब्रिड वॉर का टूल इस्तेमाल किया, GHQ पर अटैक करवाया, और अटैक करवा के इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, प्रोपेगेंडा का इस्तेमाल किया इंटरनेशनली पाकिस्तान को मिलाइन करने के लिए कि पाकिस्तान इस काबिल ही नहीं है कि पाकिस्तान न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को जो है वो बचा सके। खुदा ना खास्ता आजकल PSL हो रहा है, खुदा ना खास्ता इस पर अटैक होता है, तो उस अटैक में शायद अल्लाह ना करे कि कोई खिलाड़ी जख्मी हो, शायद ना हो, ऐसा कुछ भी ना हो, लेकिन उस अटैक का मकसद यह होगा दुनिया को पैगाम देना कि पाकिस्तान एक सेफ कंट्री नहीं है फॉर इंटरनेशनल प्लेयर्स। मकसद पाकिस्तान को आइसोलेट करना, दुनिया को इंफॉर्मेशन
देकर दुनिया के अंदर प्रोपेगेंडा करके कि पाकिस्तान इज नॉट अ सेफ कंट्री। दिस इज 5th जनरेशन वॉर। कि आपने हाइब्रिड वॉर के टूल को इस्तेमाल किया। टूल्स हाइब्रिड वॉर के हैं, लेकिन असल मकसद जो आप अचीव कर रहे हैं वो 5th जनरेशन वॉर के थ्रू करें, प्रोपेगेंडा एंड इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। आप लोगों ने देखा ट्रंप ने इलेक्शन जीता और इलेक्शन जीतते ही ये अमेरिका के अंदर प्रोपेगेंडा शुरू हो गया, इंफॉर्मेशन फैल गई कि ट्रंप के इलेक्शंस में रशिया ने इंटरवीन किया। अब वो किया या नहीं किया वो एक अलग चीज है। 4 साल ट्रंप के दौर में अमेरिका के पॉलिटिकल सिस्टम में बहस चलती रही कि रशिया ने मेडलिंग की है यूएस इलेक्शन में। अगर तो रशिया ने की है, दैट इज द टूल ऑफ हाइब्रिड वॉर। अच्छा, रशिया अब इसे अचीव क्या करना चाहता था? रशिया दुनिया को पैगाम देना चाहता था कि देखें, अमेरिका की सबसे बड़ी अमेरिका जो कि क्लेम करता है कि हम सबसे बड़ी प्रॉस्पर डेमोक्रेसी हैं, हमारी डेमोक्रेसी बड़ी मैच्योर है, आज उस डेमोक्रेसी के अंदर भी इलेक्टोरल प्रोसेस में धांधली हो गई। किसी फॉरेन मुल्क ने उसमें मेडलिंग कर दी। इसका मतलब कि दुनिया में अगर प्रॉस्पर डेमोक्रेसी के ये हालात हैं तो हम जैसे मुल्क, पाकिस्तान जैसी डेमोक्रेसी, वहां पे तो कोई भी इंटरवीन कर सकता है। तो दुनिया का एतबार उठाना डेमोक्रेटिक सिस्टम से, कैपिटलिस्ट सिस्टम से, अमेरिकन आइडियोलॉजी से। टूल आपने हाइब्रिड वॉर का इस्तेमाल किया, उसके इलेक्शन में मेडलिंग करके दुनिया को तासुर दिया, इंफॉर्मेशन और प्रोपेगेंडा फैला के कि अमेरिका के अंदर भी डेमोक्रेसी प्रॉस्पर नहीं है। दिस इज द बेसिक डिफरेंस ऑफ इंफॉर्मेशन वॉरफेयर एंड हाइब्रिड वॉर। अब इससे निपटने का क्या तरीका है? सबसे इंपॉर्टेंट कि एक मुल्क को अपनी वुल्नरेबिलिटीज पे काम करना होगा, अपनी कमजोरियां देखनी होगी कि आप कमजोर कहां पे, आपके मसाइल कहां पे हैं, आपके लूप होल्स क्या है, उन लूप होल्स के ऊपर काम करना होगा। आपको रेगुलेटरी बॉडीज बनानी होगी, पैमरा, इस तरह के अदारे बनाने होंगे जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को रेगुलेट कर सकें। और खासतौर पर पाकिस्तान में नेशनल इलेक्शन प्लान के तहत ये अदारे बनाए गए जिनका काम है, जो रेगुलेट करते हैं इन सारी एक्टिविटीज को, विशियस एक्टिविटीज को। और आपको एक स्ट्रांग फॉरेन पॉलिसी बनानी होगी हर मुल्क को, ताकि वो इस तरह के विशियस, इस तरह के ईविल टैक्टिक्स को एक स्ट्रांगली इंटरनेशनल लेवल के ऊपर उठा सके और उन मुल्कों को पीनलाइज किया जा सके जो इसके अंदर इन्वॉल्व। तो पाकिस्तान खास तौर पर, पाकिस्तान इज वल्नरेबल टू हाइब्रिड वॉर एज वेल एज इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। तो हमें इस तरह की प्रोएक्टिव स्ट्रेटजीज बनाने की जरूरत है जिससे हम इन दोनों वॉरफेयर से लड़ सकें। तो आई होप कि आपका जो कॉन्सेप्ट है 5th जनरेशन वॉर का और हाइब्रिड वॉर का, ये आपको समझ आई होगी, आपको इसमें क्लैरिटी हुई होगी कि इनमें क्या डिफरेंस है।